विभा गुप्ता, आचार्य हिंदी विषय, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। इससे पहली वीडियो में हमने कक्षा 12 विषय हिंदी गद्य खंड का पाठ वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है, जो राष्ट्र का स्वरूप, उसको पढ़ा है। उसमें हमने भूमि और जन शीर्षक को पढ़ा था। अब आज हम संस्कृति शीर्षक लेकर फिर से उपस्थित हैं। आज संस्कृति शीर्षक के अंतर्गत जो पंक्तियां हैं, जो पैसेज हैं, उनकी हम व्याख्या पढ़ेंगे। संस्कृति शीर्षक की व्याख्या समझेंगे। ठीक है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। हमने पढ़ा ना, राष्ट्र का पहला, राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए लेखक ने 3 आवश्यक तत्व बताए हैं: भूमि, जन और संस्कृति, है ना। तो भूमि और जन को हम पढ़ चुके हैं। आज संस्कृति को पढ़ेंगे। राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा आवश्यक तत्व, महत्वपूर्ण तत्व, संस्कृति। ठीक, तो शुरू करते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, मतलब जो उसकी सभ्यता है, जो उसके संस्कार हैं, जिन नियमों को वो अपने जीवन में अपनाता है। लेखक संस्कृति को राष्ट्र का मस्तिष्क भी कहता है। मनुष्यों ने, यानी लोगों ने, युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन के श्वास प्रश्वास है। मतलब बहुत पुराने समय से जो सभ्यता चली आ रही है, जो हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किए जो नियम, उन नियमों को हम मानते हैं, तो हम उसी सभ्यता का पालन कर रहे हैं, वही सभ्यता हमारी बन गई है। तो वो उसके जीवन के श्वास प्रश्वास बन जाती है। मतलब जैसे श्वास के बिना जीवन संभव नहीं है, तो ऐसे सभ्यता के बिना भी राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है, है? आगे लेखक कह रहा है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रेखांकित भी कर लेंगे। युगों युगों से जो रीति रिवाज प्रचलित हैं, जिन विश्वासों को हम मानते आ रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति का अमिट अंग बन जाते हैं। कोई भी राष्ट्र दीर्घ काल से चले आ रहे हैं, अपने जो चिंतन मनन है, जो कुछ वो सोचते हैं, उस पर मनन करते हैं, चिंतनशीलता उनमें आती है, जिन भावों का वो स्थायी रूप से ग्रहण करते हैं, उन्हें ही संस्कृति कहा जाता है। मतलब जो जिस विषय में हमने नियम निर्धारित किए और उनका हम पालन करते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं, जो नियम होते हैं हमारे मानने के लिए आवश्यक, वो ही हमारी संस्कृति कही जाती है। बिना संस्कृति के मानव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहा नहीं उन्हें, देखो, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र यानी कि सिर रहित धड़। जैसे संस्कृति के बिना मानव जीवन सफल नहीं हो सकता, राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती, ऐसे ही जैसे कि शरीर बिना मस्तिष्क के, बिना सिर के, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क क्या कह रहे हैं लेखक, क्योंकि जब सिर नहीं होगा तो मस्तिष्क कहाँ? मस्तिष्क हमारे मस्तक में ही, सिर में ही विराजमान विद्यमान रहता है? और उसी से हम सोचते हैं, अपने कार्य की योजना बनाते हैं। तो ऐसे ही संस्कृति भी राष्ट्र के स्वरूप के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। जो राष्ट्र संस्कृति से विरहित हो जाए, उसकी प्रगति संभव नहीं है कभी भी। जैसे कि जिस शरीर पर सिर नहीं है, यानी खाली धड़ है, सिर नहीं है, तो वो क्या शरीर जो निष्क्रिय है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, ना कुछ सोच सकता, ना कुछ कर सकता। तो संस्कृति को इसी प्रकार से जन का मस्तिष्क कहा गया है। न तो
विचार कर सकता है क्योंकि वो, और न अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सकता है बिना सिर के। तो निष्क्रिय हो गया। संस्कृति ही हमें चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती रहती है। अपने संस्कारों के आधार पर, अपने नियमों के आधार पर ही तो हम ऐसा करने में सफल होते हैं। इसीलिए संस्कृति को जन का मस्तिष्क कहा गया है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। मतलब हमारी संस्कृति का विकास होगा, उसकी प्रगति होगी, उन्नति होगी, तो राष्ट्र की प्रगति होगी, राष्ट्र की वृद्धि होगी। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जैसे राष्ट्र के स्वरूप के जो आवश्यक तत्व हैं उनमें भूमि और जन बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके साथ साथ संस्कृति का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि लेखक देखो उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, भूमि और जन संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, मतलब संस्कृति अलग रह गई, भूमि और जन अलग है, तो राष्ट्र का लोप समझिए, फिर राष्ट्र कहाँ रहा। क्योंकि जब कोई संस्कार होते हैं, कोई नियम होते हैं, तो वो उस राष्ट्र की पहचान होते हैं। तो भूमि और जन तो अकेले राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकते। आगे लेखक कह रहे हैं, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जीवन रूपी वृक्ष का जो पुष्प है वो संस्कृति है। जैसे किसी पेड़ पर फूल आते हैं तो फूलों से युक्त वो जो पेड़ होता है उसे बहुत सम्मान दिया जाता है। फूलों के कारण सुंदर, उसका सौंदर्य भी उससे बढ़ता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम जिन संस्कारों को अपनाते हैं, जीवन रूपी वृक्ष पर ही में ही तो अपना वो फलते हैं संस्कार। तो जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। वो संस्कार जो है हमारे, वो जीवन रूपी वृक्ष पर ही फलीभूत होते हैं। कोई वृक्ष कितना ही सुंदर क्यों ना हो, राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करते हुए, संस्कृति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लेखक कह रहे हैं कि कोई वृक्ष कितना ही सुंदर क्यों ना हो, यदि उस पर पुष्प नहीं आते तो वो उतने सम्मान का अधिकारी नहीं होता जितना सम्मान पुष्प से परिपूर्ण वृक्ष का होता है। जिस वृक्ष पर पुष्प आते हैं उसे जो सम्मान दिया जाता है वो उस वृक्ष को नहीं दिया जाता जिस पर कि पुष्प नहीं आते। जिस प्रकार किसी भी वृक्ष का सारा सौंदर्य यानी उसकी सुंदरता, सारी उसकी गरिमा, उसका गौरव, सारा उसका मधुरस उसके पुष्प में विद्यमान रहता है। फूलों में ही तो होता है पराग, है। उसी प्रकार राष्ट्र का जो जीवन होता है, उसके जीवन का चिंतन मनन, उसकी सुंदरता का बोध, वो सब उसकी संस्कृति में ही विद्यमान रहता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जीवन के विटप अर्थात राष्ट्र रूपी वृक्ष का पुष्प उसकी संस्कृति है। ठीक है ना। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। मतलब संस्कृति की सुंदरता को हम पहचाने, उसको महत्व दें कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, उसका सौरभ यानी जैसे फूलों की सुगंध होती है ना, तो हमारी जो संस्कृति है उसका जो चारों तरफ यश होता है, उसको उसकी जो प्रशंसा होती है, तो वो राष्ट्र का जो मनुष्य है उसके जीवन का सौंदर्य और यश भी उसी में निहित रहता है। अब आगे देखो, ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। देखो, अपने ज्ञान द्वारा जो कुछ हम सीखते हैं तो उसे हम कर्म रूप में परिणत करते हैं। यहाँ पर लेखक स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान और कर्म का समन्वय होना चाहिए जीवन में, तभी संस्कृति का उदय हो सकता है, विकास हो सकता है। मनुष्य जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करता है उसी के आधार पर वो जीवन में अनेक कार्य करता है। भाई, जो ज्ञान है उसी ज्ञान के आलोक में ही तो व्यक्ति अपना कार्य करता है। और अपने ज्ञान और कर्म के जो समन्वय है कि ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान के आधार पर हम कर्म करते हैं, तो ये जो समन्वय हो गया ना, उनका सम्मिलन हो गया। इसके आधार पे साहित्य, संगीत, वास्तुशिल्प,
मूर्तिकला, चित्रकला, ये जितने भी क्षेत्र हैं, इनमें व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि किसी भी विषय पे मनुष्य ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी के आधार पर उसने कर्म किया, तो फिर वो अपने क्षेत्र में उसी आधार पे अपना योगदान देता है। संस्कृति की जो ये समस्त धरोहर है, व्यक्ति के ज्ञान और कर्म के समन्वय का ही परिणाम है। मतलब ज्ञान प्राप्त करके उसी के आधार पर कर्म करो। लेखक आगे स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म के समन्वय को संस्कृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, वही संस्कृति है। ठीक है ना। भूमि पर बसने वाले जन मतलब मनुष्य ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, मतलब मनुष्य ने पहले ज्ञान प्राप्त किया और अपने कर्म क्षेत्र में उसको कार्य रूप में परिणत कर दिया। दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं, क्योंकि व्यक्ति वही करेगा जो उसे संस्कार मिले हैं। तो किस व्यक्ति ने किस कार्य को किया, उससे उस व्यक्ति की संस्कृति जो है उसका भी पता लगता है। ठीक है ना। जीवन के विकास की युक्ति मतलब तरीका संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। जीवन हमारा जो आगे बढ़ता है, तो संस्कार के रूप में ही तो उस व्यक्ति की एक विशेष पहचान होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। मतलब हर जाति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज, कुछ उनके रहन सहन सब अलग होते हैं। वे अपने अलग नियम निर्धारित करते हैं और उसी से उनकी संस्कृति जो है प्रेरणा प्राप्त करती है। वही उनकी संस्कृति कहलाती है, जो वो नियम बनाते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। मतलब इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जो उसकी भावनाएं होती हैं, उनके अनुसार अलग अलग अपनी संस्कृति के अनुसार वो चलता है। तो जब अलग अलग जातियों की अलग अलग संस्कृतियां हुई, तो सब में पृथकता है इनमें, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता यानी सहनशीलता और समन्वय, हम मिलजुल कर रहें, इस बात पर निर्भर करती है। मतलब संस्कृतियां अलग अलग हो सकती हैं, वो अलग नियमों को माने, किसी जाति के लोग अलग नियमों को माने, लेकिन मूल आधार है पारस्परिक सहिष्णुता। मतलब आपस में मेल भाव होना चाहिए, सब सहयोग से रहें, पारस्परिक समन्वय भावना की भी उनमें रहे, तो इसी बातों पर एकता दिखाई देती है। और देखिए, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। मतलब लेखक ये कहना चाहता है कि पारस्परिक सौहार्द भाव, एकता की भावना और परस्पर सौहार्द भाव, प्रेम भाव के आधार पर ही किसी राष्ट्र का जीवन सुखद बन सकता है। लेखक कहता है प्रत्येक देश में पृथक पृथक यानी अलग अलग संस्कृतियां होती हैं और मतलब उन सभी संस्कृतियों का जो अस्तित्व है, वो आपस में मेलजोल से रहना, सहयोग की भावना रखना, सहनशीलता, इन सब बातों पर निर्भर करता है। यदि किसी राष्ट्र की जो विभिन्न संस्कृति हैं जंगल और सागर की तरह अविरोधी स्थिति में रहें, मतलब उनमें परस्पर विरोध ना हो। जैसे जंगल है, जंगल में अनेक प्रकार की लताएं उगती हैं, पेड़ होते हैं, वनस्पतियां होती हैं। अब लताएं हैं, वो वृक्षों का सहारा पाती हैं, वृक्ष उन्हें सहारा देते हैं, और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से, यानी जिसको जहाँ बढ़ने के लिए जो स्थान मिलता है, जो सहारा मिलता है, उसी से अपना आगे बढ़ते रहते हैं वो वृक्ष, लताएं आदि, और अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। मतलब उनमें आपस में कोई बैरभाव नहीं होता। तो ऐसे ही उस राष्ट्र के नागरिक भी यदि अविरोधी स्थिति में रहें,
जैसे जंगल में, सागर में होता है। सागर भी अपने रास्ते से आगे बढ़ता चला जाता है। नदियाँ होती हैं अनेक, वो नदियाँ जाके इस बाद में सागर में मिल जाती हैं, तो अविरोधी स्थिति में को प्राप्त कर लेती हैं वो भी। वहाँ पे उन्हें पहचाना थोड़ी ना जा सकता है कि कौन सी नदी कौन सी है, हैं? तो ऐसे ही यदि राष्ट्र के मनुष्य भी सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उन्हें भी ऐसी भावना को अपनाना चाहिए। राष्ट्र के राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जैसे जंगल में पेड़ पौधे आपस में मिलकर रहते हैं, कोई किसी को के कष्ट का कारण नहीं बनता, तो ऐसे ही राष्ट्र के नागरिक भी अपनी संस्कृतियों के द्वारा, जो किसी की कोई भी संस्कृति है, कोई भी रीति रिवाज है, कोई भी ऐसा भी उनका रहन सहन है, खान पान है, कोई भी परंपराएं हैं, लेकिन दूसरी संस्कृतियों के साथ मिलकर राष्ट्र में प्रेम भाव से रहते हैं। उसी प्रकार जैसे जंगल में अभी बताया ना वृक्ष आदि, जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह, अभी मैंने कहा था ना सागर का उदाहरण दिया था, नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। जैसे अलग अलग नदियां होती हैं, अपने अपने मार्ग से बहती हैं, लेकिन बाद में जाकर वो अंत में सागर में विलीन हो जाती हैं। तो वहां तो सब एक रूप हो जाती है, किसी को अलग से पहचाना ही नहीं जा सकता कि ये कौन सी नदी का जल है ना। तो ऐसे ही चाहे वो किसी भी संस्कृति के मनुष्य हों, अगर वो आपस में मिलजुल कर रहें, समन्वय मार्ग को अपनाएं, पारस्परिक सहिष्णुता की भावना को अपनाएं, तो वो भी इसी प्रकार से एक रूप हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में तो एक राष्ट्र के ही नागरिक हैं सब। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है। अगर हम ऐसे मिलजुल कर रहेंगे दूसरे लोगों के साथ, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। मतलब विभिन्न संस्कृतियों में यदि समन्वय बना रहेगा, सब मिलजुल कर रहेंगे आपस में, तो राष्ट्र का जीवन सुखद हो सकता है, सभी सुखद जीवन बिता सकते हैं। जंगल और सागर के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि पारस्परिक सौहार्द की भावना और समन्वय की भावना, एकता की भावना सुखद जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वही राष्ट्र के अस्तित्व और सुख का कारण है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। मतलब देखो, जिसके जैसी मन की भावना होती है, तो वो अपने उसके मन में जो विचार उत्पन्न होता है, तो कोई अपने साहित्य के माध्यम से, कोई अपने विविध कलाओं के माध्यम से, जैसे नृत्य, गीत, कोई विविध व्यंग्यों के माध्यम से, आमोद प्रमोद के माध्यम से अपनी भावनाओं को ही तो व्यक्त करते हैं, मानसिक भावनाओं को, मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं। तो लेखक इसी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि संस्कृति जीवन को आनंद प्रदान करती है। उस आनंद को मनुष्य जो है वो अनेक रूपों में प्रकट करता है। जैसे भी कहा ना, साहित्य, कला, विविध क्षेत्रों में। तो लेखक आगे कह रहे हैं कि राष्ट्र में कई समुदाय होते हैं, उन सब की अपनी अपनी संस्कृतियां होती हैं, जैसे विविध जातियां, भौगोलिक आधार पर भी ऐसा होता है कि कहीं का रहन सहन कैसा है, कहीं की भाषा बोली किसी प्रकार की है, अलग अलग है ना, पहनावा अलग है, खान पान अलग है। तो इन संस्कृतियों का स्तर जो होता है वो साहित्य, कला, नृत्य, गीत, इन सब के माध्यम से स्पष्ट होता है। मतलब जैसे ही मनुष्य के मन में भावना उत्पन्न होती है, तो एक साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से, एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से, कला से मतलब केवल ड्राइंग से नहीं, कला तो बहुत सारी हो सकती है, शिल्प कला, मूर्ति कला, नृत्य कला, गीत कला, आमोद प्रमोद, इनके माध्यम से, यानी मनोरंजन के माध्यम से। तो इन अनेक प्रकारों से जो राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं
अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो ये सब भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। मतलब आत्मा का जो एक आनंद पक्ष जिससे आत्मा आनंदित होती है, आनंद का अनुभव करती है ना, वो इन अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है। उसका भाव जो है वो साकार रूप ले लेता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। लेखक कह रहा है कि बाहरी दृष्टि से अगर इन्हें देखा जाए तो सब अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आंतरिक दृष्टि से देखा जाए, मूल रूप से इस पर ध्यान दिया जाए तो मूल रूप से ये सब एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। मतलब सब में वही भाव है कि मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है विविध क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे उसकी मन की भावना है, कोई साहित्य के माध्यम से, कोई कला के माध्यम से, कोई कविता के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से, है ना। सहृदयता से मनुष्य संस्कृति के आनंद देने वाले पक्ष को ही स्वीकार करता है और यही राष्ट्रीयता की भावना का सूचक है, परिचय देता है यही। मतलब जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक संस्कृति के, व्यक्ति नहीं संस्कृति, आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। मतलब सहृदय से मतलब कि जो अच्छाई जहाँ भी होती है उसे ग्रहण करता है, सहृदय है, वो समझता है उसको। बात जैसे फूलों की सुगंध है उसका अनुभव करना, है ना, गाने में मधुरता है उसका हम अनुभव करें, कितना मधुर गीत है, तो ये सहृदयता कहलाती है। किसी के कष्ट को देख के हम कष्ट में, हमारा भी मन कष्ट में आ जाए, तो जो व्यक्ति ऐसा सहृदय होता है तो प्रत्येक संस्कृति का, जैसे अलग अलग संस्कृतियाँ आई है ना, कि जाति के आधार पर या भौगोलिक सीमा के आधार पर, तो जो व्यक्ति सहृदय होता है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। मतलब जहाँ आनंद होता है, जो अच्छी बातें होती हैं वो उन्हें स्वीकार कर लेता है और उनसे आनंदित होता है। हर संस्कृति में कुछ ना कुछ बातें अच्छी होती हैं तो उनसे वो स्वयं में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। मतलब ऐसी उदार भावना अगर हमारी हो कि किसी भी संस्कृति में यदि कोई अच्छाई है तो हम उसे अपनाएं, उससे हम आनंदित हों, तो ये उदारता की भावना हो ना, तो विविध जनों से बने हुए जो ये राष्ट्र है, राष्ट्र में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उनके लिए स्वास्थ्यकारी है ये। जैसे मनुष्य सहयोग से रहते हैं, ऐसे ही विविध संस्कृतियों में जो सहयोग की भावना हो, दूसरे की खुशी में खुशी का अनुभव करना, तो ये जो है एक राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से सभी संस्कृति जो हैं एक सूत्र में बंध जाती हैं और पूरा राष्ट्र की जो सम्मिलित संस्कृति होती है उसको मुखरित करती हैं। किसी भी राष्ट्र का अगर सबल अस्तित्व बनाना चाहते हैं हम, तो इस प्रकार की एक सूत्रता उसमें बहुत आवश्यक है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में, मतलब जो स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं ही मन में उत्पन्न हो जाती हैं जो पंक्तियाँ, ऐसे लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में, जैसे बड़े बूढ़े लोग अक्सर अपने बच्चों को सुनाया करते हैं ना लोक कथाएं, उनमें संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। मतलब जो ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं, वही तो सुनाई जाती हैं, तो उनमें संस्कार ही तो होते हैं जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। उन लोकगीतों में, उनमें भी कुछ ना कुछ भाव होता है उन लोकगीतों में, और जो लोक कथाएं होती हैं उनमें भी संस्कार, ज्ञान, ये सब निश्चित रूप से युक्त होता है। तो वहाँ उन सब में आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है, यानी वहाँ से व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। लोकगीतों को सुनने से भी
और उन लोक कथाओं को सुनने में भी। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। मतलब हमें पूरे हमारे राष्ट्र की जो संस्कृति है उसमें ऐसी सभी बातों का स्वागत करना चाहिए। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, मतलब जो भी उनके प्रयास रहे हैं, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। मतलब हम गर्व करते हैं उन सब पे और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। मतलब जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, जिस बात पे हम गौरव का अनुभव करते हैं, वो हम अपने भविष्य में भी देखना चाहते हैं कि वो इसी प्रकार से बना रहे। लेखक यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति यदि आवश्यक है तो उसके लिए प्राचीन इतिहास से जुड़कर ही भविष्य में उन्नति की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सांस्कृतिक परिवेश विकास की पद्धति है। पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति, इन विविध क्षेत्रों में जो भी प्रगति की है, जो भी उन्नति की है, उस पर हम गर्व का अनुभव करते हैं और उस पर गर्व का अनुभव करते हुए हम उसे राष्ट्र की विभूति, उसकी संपत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं कि ये हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई है। प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति हेतु प्रबल आकांक्षा का उदय होता है। मतलब जो प्राचीनता की जिस भावना के लिए हमारे मन में गौरव उत्पन्न होता है, गर्व का अनुभव करते हैं, तो हम उसे भविष्य में भी देखना चाहते हैं। तो भविष्य की भी प्रगति हो, ऐसी प्रबल आकांक्षा, इच्छा हमारे मन में उस समय विद्यमान हो जाती है और इसी इच्छा को, इसी आकांक्षा को हम अपने भविष्य में साकार होते हुए देखना चाहते हैं। हमारी कामना होती है कि इस गौरव को, जिस बात के लिए हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं, गर्व का अनुभव कर रहे हैं, उसी गर्व को, उसी गौरवमयी भावना को हम अपने जीवन में उतारें और साकार होता हुआ देखें, अपने भविष्य को सबल बनाएं, पुष्ट बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है। इसी से राष्ट्र का विकास हो सकता है। राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार का ना, तो मतलब इसी प्रकार से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, ध्यान देने की बात है, बहुत अच्छी पंक्ति है। जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। मतलब उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। मतलब अतीत यानी बीता हुआ समय, वर्तमान के लोग उसे भार नहीं समझते कि ऐसा हुआ, ये हमें भार लगता है, हम तो ऐसा नहीं करना चाहते, है ना। तो जहाँ अतीत भार रूप नहीं है और जहाँ पर भूत वर्तमान को जकड़ने रखना, मतलब ऐसी भी भावना मनुष्य में नहीं है कि भूतकाल जो है वो वर्तमान को जकड़े रखे, ऐसी भी नहीं है। लोग समय के साथ परिवर्तन को भी स्वीकार करने वाले हैं। जो भूतकाल है वो वर्तमान को जकड़ के नहीं रखना चाहता कि जो भूतकाल में हुआ वही बीते हुए समय में हुआ वही चलता रहेगा। अगर आज आवश्यकता है किसी संशोधन की, किसी सुधार की, तो उसे स्वीकार करने की भी सामर्थ्य रखता है और अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। मतलब जो अतीत को भार नहीं समझता और अतीत ही भूतकाल है, भूतकाल को जो है वो वर्तमान को पकड़े नहीं रखता कि वर्तमान उसके कारण क्षुब्ध हो, कष्ट का अनुभव करे, बल्कि अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है कि मतलब जो कुछ अच्छा हो सकता है बीते हुए समय में जो नहीं था, यदि आज कुछ सुधार हो सकता है उसमें, तो उस संशोधन को करके, उस सुधार को करके राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रयास किया जाए। तो ऐसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। लेखक कह रहा है कि हम ऐसे ही राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब जिस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में, तो उदाहरण स्वरूप एक गद्यांश ले लेते हैं।
ये पहला ही गद्यांश है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसकी भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति आपके पुस्तक में देख सकते हैं। यहाँ से लेकर उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न तो आता है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 5 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर इन्होंने 7 प्रश्न दे दिए, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पाठ हम पढ़ चुके हैं, तो भाव समझ में आ गया, व्याख्या करेंगे। अब तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो ये आपको गद्यांश में से ही मिलेगा कि आवश्यक कर्तव्य क्या है। पहली पंक्ति में दिया है, भूमि के भौतिक स्वरूप, राष्ट्र के भौतिक स्वरूप, राष्ट्रीय भूमि तो है ना, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो राष्ट्र भूमि के भौतिक स्वरूप, भौतिक रूप लिखा है, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। चौथा प्रश्न है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। मतलब कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल है, इसका कोई मूल नहीं है ना। तो ये भी देखो हमें इसमें से मिल जाता है। ये थर्ड पंक्ति में लिखा हुआ है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी। मैंने गद्यांश दिया है ना यहाँ पर, ये इस गद्यांश में आप देख सकते हैं, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यही प्रश्न था ना मेरा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो जो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अब अगला प्रश्न है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। देखो ये भी इसमें से हमें उत्तर मिल रहा है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सब इसी गद्यांश में से उत्तर मिल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हमें थोड़ी सी वाक्य अपने बनाने पड़ते हैं, लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये तो सारे एज इट इज यहीं से मिल रहे हैं हमें। अगला प्रश्न है, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से। पहली पंक्ति है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है? अगला प्रश्न है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा। दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति यदि हम जागरूक रहते हैं तो उसका परिणाम ये होगा, जितने भी अधिक हम जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। मतलब भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।